नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज फिर हम हाजिर हैं आपके सामने जीके के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। और ये वो प्रश्न होंगे दोस्तों जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और मैं देख रहा हूँ कई बार कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यदि आप यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं को देना चाहते हैं, जैसे आगामी जो होने वाली लेखपाल की परीक्षा उसके लिए तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे इसमें प्रश्न जनरल नॉलेज के ऐसे पूछे जाते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों सुपर टेट की बात करें, अगर सुपर टेट तो उसका जो लेवल है वो कमोबेश इसी के लेवल का है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ऐसे कंसेप्चुअल प्रश्न भी होते हैं जिनका आधारशिला या जिनका आधार या जिनका टॉपिक कह सकते हैं, इन्हीं प्रश्नों से लिए रहते हैं यूपी पीसीएस में। यूपी पीसीएस के प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इन्फॉर्मेटिव होते हैं, वो भी जो है यूपी ट्रिपल एससी या सुपर टेट से कुछ मिलते जुलते रहते हैं। तो दोस्तों, आप तीनों में से कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इन प्रश्नों को एक बार देखें। दोस्तों, आज जो हम पेपर लिए हैं इसमें जीके के प्रश्नों को जो शामिल किया गया है वो सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा यानी लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा 2016 के जो क्वेश्चन पेपर था उसमें से लिया गया। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये अपना वीडियो। चलिए देखिए, इसका जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31 से यहाँ पर दिख रहा होगा। तो जीके का यह पहला प्रश्न है। यहाँ पर लिखा है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष से किया गया था। दोस्तों, जो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग थी वो बड़े लंबे समय से चल रही थी। कई बार कई कमेटियाँ बनी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई अपना प्रतिक्रिया नहीं दिया था। हालांकि किस वर्ष से पूछा गया है कि प्रारंभ किया गया था, तो 1950, 1951, 1952 या 1953। 1953 दोस्तों, 1956 इसका सही आंसर है। और इसके बारे में आपको बताएं तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर जो है 1956 में जो है राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। तो दोस्तों, कभी प्रश्न डायरेक्ट पूछता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो कौन सा है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आपको मैं जो भी यहाँ पर बता रहा हूँ फैक्ट्स, उसको आप नोट करते चलिए। ये ऐसा नहीं है कि ये जो प्रश्न है यही हूबहू आ जाएगा। इसके दाएं बाएं यानी इससे रिलेटेड जो भी मैं फैक्ट यहाँ पर डिस्कस करूँगा वो भी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो उसका भी आप ख्याल रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 32। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से स्पष्ट दिखाई दे। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, जो जापान का होन्शु नामक द्वीप है ये कोयला, लौह अयस्क, तेल या हीरा, तो ये तेल के लिए प्रसिद्ध है। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं दोस्तों। तो होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है तथा सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है, और यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। ये जापान में होन्शु द्वीप जो है, ये पहली बात तो ये नंबर 1 पर है जापान में, और अगर दुनिया की बात करें, दुनिया में इसका 7वां स्थान है, 7th पोजीशन इन द वर्ल्ड, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप इसके उत्पादन की बात करें तो ये तेल का उत्पादन करता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 यानी हमारा अगला प्रश्न, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा गया है? कई बार ऐसे प्रश्न पूछा है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं या उसका पिता यहाँ पे पूछा गया है। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले 1882 में, कब? 1882 में भारत के स्थानीय स्वशासन संस्था की स्थापना की थी। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में सर्वप्रथम भारत में फैक्ट्री एक्ट की शुरुआत की गई थी। तो ये कुछ मुख्य बातें लॉर्ड रिपन से संबंधित। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? निम्नलिखित में से किसने पहले, तो सबसे पहले जो है संविधान सभा का जो है सुझाव किसने दिया था? नेहरू ने, गांधी ने, जेपी नारायण ने, एम एन रॉय ने? तो दोस्तों ये थे एम एन रॉय ने। हालांकि संविधान सभा की बात इसके पहले भी गांधी जी ने एक आर्टिकल में लिखा था किसी अखबार में, तो लेकिन जो फॉर्मल तरीके से अगर किसी ने सबसे पहले इसका सुझाव दिया था तो एम एन रॉय जी थे। चलिए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। एम एन रॉय ने ये सुझाव कब दिया था? तो 1934 में दिया था। और भारत के संविधान की बात करें तो ये कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसमें जो है एम एन रॉय की बात की गई है, तो एम एन रॉय ही पहले व्यक्ति थे जो संविधान सभा का जो है इसका सुझाव रखे थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है? समस्त विश्व में कौन सा ऐसा कोड है जो प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है ASCII होलरिथ कोड, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है EBCD, और डी है ISCII। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ASCII। दोस्तों ये सही उत्तर है इसका, ऑप्शन नंबर ए। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कोड का प्रयोग कंप्यूटर, दूर संचार उपकरण तथा अन्य उपकरणों में टेक्स्ट को दर्शाने के लिए किया जाता है। टेक्स्ट जो पाठ होता है, जो लिखते हैं आप, उसको दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? व्हेन द रिवर स्लीप्स, तो ये लिखी गई दोस्तों स्टेरिन कायर के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही है। स्टेरिन कायर के द्वारा, स्टेरिन कायर जो है एक लेखिका हैं, याद रखिएगा। और इनके अन्य उपन्यास की बात करें तो सन ऑफ द थंडर क्लाउड, द रिस्पेक्टेबल वूमन, इन्होंने महिलाओं के ऊपर बहुत लिखे हैं। तो सन ऑफ द थंडर क्लाउड एंड अ रिस्पेक्टेबल वूमन, ये किसकी है, किसके उपन्यास हैं? तो स्टेरिन कायर के हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 37वां, देखिए प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार के बारे में पूछा है दोस्तों। तो प्रत्येक वर्ष आप जानते होंगे 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही है। और नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुआ था? 1901 में। क्यों शुरू हुआ था? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में ये शुरू किया गया था। और शुरुआत में इसके जो क्षेत्र थे, मतलब किन क्षेत्रों को दिया जाता था? तो शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में दिया जाता था, यानी 5 क्षेत्र में दिया जाता था। सन 1968 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी की गई, यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले को भी यह पुरस्कार दिया जाने लगा। कब से? 1968 से। तो वर्तमान में कितने हैं? 6 विषयों पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर यहाँ पर देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको आप WWW आप लिखते हैं, वही वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका आविष्कार किसने किया? कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब तो है ही, लेकिन इसके पुरस्कार के बारे में पूछा है, सॉरी इसके आविष्कार के बारे में पूछा है। टिम बर्नर्स-ली, मार्टिन कपूर, आर सैम्यूल टॉमलिंसन या चार्ल्स बैबेज? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर ए सही है, टिम बर्नर्स-ली। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या करता है दोस्तों? ये आपस में जो हाइपर टेक्स्ट दस्तावेज होते हैं उनको इंटरनेट द्वारा जोड़ता है। ठीक है, तो जोड़ने की एक सिस्टम है जिसको आप WWW या वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जल्लीकट्टू से संबंधित। तो जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है,
किस मतलब कि त्यौहार के साथ? त्रिचूर है, कार्तिकाई है, ओणम है या पोंगल है? तो दोस्तों जल्लीकट्टू का संबंध जो है पोंगल से है। और ये कहाँ का मतलब कि त्यौहार है? तो ये है तमिलनाडु का, तमिलनाडु का पोंगल जो त्यौहार है। और जल्लीकट्टू क्या है दोस्तों? ये जो है जानवरों को जो होते हैं सांडों का दौड़ होता है और उसको कंट्रोल करते हैं, आदमियों के द्वारा उन्हें कंट्रोल किया जाता है। कई बार कई जानवरों की जान चली गई थी इस जोखिम भरे खेल में, कई बार कुछ आदमियों की भी जान चली जाती। तो इस पर कोर्ट का कुछ फैसला आया था और काफ़ी दिन से ये विषय चर्चे में था। इसलिए जल्लीकट्टू जो त्यौहार है, मतलब जो आयोजन है पोंगल के उपलक्ष्य में किया जाता है, अवसर पर किया जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। तो इसका संबंध जो है पोंगल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुब्रह्मण्यम भारती एक प्रसिद्ध क्या थे? मतलब किस प्रोफेशन में थे? मुक्केबाज थे, तैराक थे, कवि थे या चित्रकार थे? तो दोस्तों सुब्रह्मण्यम भारती क्या थे? एक कवि थे। और सुब्रह्मण्यम भारती जो है कहाँ के कवि थे? तो ये तमिल भाषा के कवि, तमिल कवि थे। इनको महाकवि भारतीयार के नाम से जाना जाता है। इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे स्वदेश। अगर पूछे स्वदेश किसकी रचना है? तो सुब्रह्मण्यम भारती की रचना है। गीतांजल किसकी रचना है? गीतांजल दोस्तों ये भी सुब्रह्मण्यम भारती की रचना है। याद ध्यान दीजिए, गीतांजलि जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव की रचना है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है गीतांजलि, जिसमें उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। पहला पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था। लेकिन ये गीतांजल है दोस्तों, वो गीतांजलि थी जिसके लिए रविन्द्रनाथ को वो पुरस्कार मिला था, लेकिन ये है गीतांजल, तो ये ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा जन्मभूमि भी ये सुब्रह्मण्यम भारती का एक प्रसिद्ध जो है इनका लेख है। अगला बढ़ते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? दोस्तों अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो कल भी UPSSC के GK के प्रश्नों में हम सॉल्व कर रहे थे और ये प्रश्न कल भी आया था परसों की वीडियो में, और कल जो हमने इसको रिपीट भी किया था, मतलब यहाँ से शुरुआत की थी कल। तो दोस्तों इसको आप जानते होंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वैसे मैं आंसर बता देता हूँ। देखिए, महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस, और ये कब किए थे? 1944 में। 1944 में कब किए थे? एक रेडियो पर, मतलब कि कोई अपना वक्तव्य देने के समय में उन्हें किया था। दोस्तों जो रिश्ता है महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस का, वैचारिक रूप से ये दोनों में काफ़ी मतभेद थे, मगर व्यक्तिगत रूप से दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। दोस्तों आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ अधिवेशन हुए थे, जैसे 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष जो है चुने गए थे। और 1939 में जब दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ, त्रिपुरा में जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, वहाँ पर जो चुनाव हुआ उसमें गांधी जी चाहते थे कि दोबारा सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता ना करें, किसी और को मौका मिले। तो महात्मा गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को जो है अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस जो है नेताजी लड़ गए और जीते, भारी मतों से जीते, और 39 में फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। लेकिन दोस्तों महात्मा गांधी ने जो है यह कहा कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी निजी हार है, और इनके ये स्टेटमेंट देने के बाद, जैसे इनका स्टेटमेंट आया वैसे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो 1939 का जो त्रिपुरी का जो अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता जो है अध्यक्ष का चुनाव जीतने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस जी ने नहीं किया, और अंततोगत्वा राजेंद्र प्रसाद को इसकी अध्यक्षता करनी पड़ी। तो दोस्तों ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और जो अभी हमने आपको स्टोरी बताई, इसमें से कई अलग अलग एग्जामिनेशन, चाहे PCS प्रीलिम्स का हो, चाहे अन्य जितने भी यूपी के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें अक्सर पूछे गए हुए प्रश्न हैं ये। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि त्रिपुरी में अगर
कोई अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता अंततः गत्वा किसने की, तो वो की थी राजेंद्र प्रसाद जी ने। इलेक्शन कौन जीता था, सुभाष चंद्र बोस जी ने। गांधी जी किसको चाहते थे, गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को चाहते थे। तो ये कुछ बातें थीं और यहीं पर इनका स्टेटमेंट आया था गांधी जी का कि मेरी निजी हार है। तो ये सारी बातें थीं। और उसके जस्ट 5 साल बाद देखिए 1944 में जब जो है रेडियो पर जो है संबोधित कर रहे थे, सिंगापुर में रेडियो पर एक जो है संदेश दे रहे थे, कौन, सुभाष चंद्र बोस। उस समय उन्होंने जब गांधी जी का नाम लिया उसके पहले उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कह के संबोधित किया। तो ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों हमारे इतिहास के भी दृष्टिकोण से और कुछ सीखने के भी लिहाज से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अ सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है, विक्रम सेठ, अरुण शौरी या अमृता प्रीतम या महाश्वेता देवी। दोस्तों अ सूटेबल बॉय के लेखक हैं विक्रम सेठ। विक्रम सेठ इनके अन्य उसकी बात करें, अन्य पुस्तकों की बात करें तो ए गोल्डन गेट, इसके भी लेखक है विक्रम सेठ। एन इक्वल म्यूजिक भी विक्रम सेठ की लिखी गई पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। तो दोस्तों नेपाली भाषा का अगर आपको पता करना है, खाली अगर आपको नहीं पता है फिर भी आप ऑप्शन देख करके पता कर सकते हैं। अगर आपको भारत का मैप पता है और सारे राज्य कहाँ स्थित हैं ये पता है, देखिए ये है जम्मू कश्मीर, तो ये है उत्तराखंड, फिर ये है उत्तर प्रदेश, फिर ये इधर से सिक्किम का एरिया आएगा, भूटान और ये सब करके अरुणाचल प्रदेश वगैरह वगैरह आते आते नॉर्थ ईस्ट का एरिया, फिर इस तरह से। अब देखिए नेपाल कहाँ दोस्तों, नेपाल कहीं यहाँ पर है, नेपाल ये वाला एरिया जो है नेपाल का है। तो अब कौन सा ऐसा प्रदेश हो सकता है जहाँ पे नेपाली भाषा बोलने की संभावना हो सकती है। यहाँ देखिए सिक्किम है आसपास, तो ऑप्शन में सिक्किम। देखिए कर्नाटक कहाँ, कर्नाटक इधर के एरिया में है, राजस्थान यहाँ पर कहीं है, आंध्र प्रदेश इधर कहीं है। तो जो नेपाल के ज़्यादा करीब है वो है सिक्किम दोस्तों, इसलिए सिक्किम इसका सही उत्तर है। और सच्चाई भी है, सिक्किम से लेकर नॉर्थ ईस्ट रीजन में जितने भी मतलब कि राज्य हैं वहाँ थोड़े बहुत मात्रा में, यहाँ तक कि आपके पश्चिम बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल का जो आपका उत्तरी क्षेत्र है जो सिक्किम से लगा हुआ है, दार्जिलिंग वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी नेपाली भाषा बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए वर्ष 2016 की ऑस्कर विजेता फिल्म है, तो कौन सी फिल्म है। तो दोस्तों इसकी बात करें 2016 की है, पुराना क्वेश्चन है आपके किसी काम का नहीं, लेकिन ये जानने के लिए कि सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये था दोस्तों सन ऑफ सॉल। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें कि इस समय 2021 के लिए कौन जीता है, 2021-22 के लिए ड्राइव माई कार जापान ने जीता है। तो इस समय जो ड्राइव माई कार जापान का जो फिल्म है वो सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा का फिल्म चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फीचर के बारे में बात करें तो इसके लिए अकादमी अवार्ड अमेरिका में स्थित अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा हर साल दिया जाता है। तो ये इसके बारे में कुछ फैक्ट था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए ये दूसरे पेज पे जाने से पहले इसी पेज में कुछ और प्रश्न हमारे इधर हैं, इनको देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, के श्रीकांत ने भारत में किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है। फिर से दोस्तों तो इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, इन्होंने बैडमिंटन के खिलाड़ी रहे हैं ये। तो किस खेल के लिए, तो आपको ध्यान देना होगा, कम से कम उनके पुरस्कार का नाम अगर ना पता हो तो कम से कम किस खेल के खिलाड़ी ये पता होना चाहिए। देखिए इस तरह से भी प्रश्न आते हैं, एक आइडिया मिल जाता है इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खजुराहो के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। तो बात करें खजुराहो की तो देखिए एक उत्तर प्रदेश ऑप्शन है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है या महाराष्ट्र है। तो दोस्तों खजुराहो के प्रसिद्ध जो हिंदू जैन धर्म के स्मारक का जो समूह है वो कहाँ पर है, वो तो है मध्य प्रदेश में। तो खजुराहो के मंदिर कहाँ है, खजुराहो की जो चीज़ें हैं वो मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी।
तो दूरदर्शन की स्थापना दोस्तों 1959 में की गई थी, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। 1959 में कब की गई थी? 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो दूरदर्शन का जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? दोस्तों बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? हुमायूं द्वारा, अकबर द्वारा, बाबर द्वारा या औरंगजेब द्वारा? तो बाबर ने देखिए कोई खास निर्माण कार्य नहीं कराया था, 4 साल था, 4 बार लगातार युद्ध जीते थे। हुमायूं को भी विशेष अवसर नहीं मिला। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। और ये कहाँ पे बनवाया है? आगरा के, ये जो है फतेहपुर, आगरा के पास जो फतेहपुर सीकरी है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, उसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था, क्यों करवाया गया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। तो ये जो है बुलंद दरवाज़ा विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। तो बुलंद दरवाज़ा जो है सबसे बड़ा दरवाज़ा है विश्व का। तो इसका निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। क्यों करवाया था? गुजरात में जब इन्होंने विजय पाई थी उसके यादगार में इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेब्रोन जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं? लेब्रोन जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं? तो देखिए फिर से वही खिलाड़ी और उसके खेल का नाम पूछा, गोल्फ, बास्केटबॉल, बेसबॉल या मुक्केबाजी। तो दोस्तों ये जो है एक अमेरिकी खिलाड़ी हैं और ये बास्केटबॉल खेलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है, बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी, या इसको त्रासदी भी बोलते हैं, आपदा भी बोलते हैं, में निम्नलिखित में से किन गैसों का रिसाव हुआ था? किस गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। यस दोस्तों, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, मिथाइल आइसोसाइनेट का जो है रिसाव हुआ था। और वहाँ पर जब ये हुआ था, इस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, तो बहुत सारे लोग की जान चली गई थी दोस्तों। तो बहुत ही अपने आप में आपदा थी या त्रासदी कह सकते हैं इसको। 1984 भोपाल गैस त्रासदी की जो घटना है दोस्तों, अब आप डेट देखेंगे तो जब ज़्यादा पुराना डेट लिखा रहता है दोस्तों, इसका मतलब ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन कोई गंभीर घटना हो जाती है, करंट अफेयर की शुरुआत में करंट में रहता है, लेकिन बाद में स्टैटिक जीके में चला जाता है। वो बार बार उससे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की पपड़ी का मुख्य अंश, मुख्य मतलब कि पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से किससे गठित होता है? ऑक्सीजन और आयरन से, ऑक्सीजन और सिलिकॉन से, सिलिकॉन और आयरन से, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। दोस्तों अगर बात करें जो पदार्थ यहाँ पर दिए गए हैं, ऑक्सीजन, आयरन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, तो दोस्तों थोड़ी बहुत मात्रा में तो ये सभी पृथ्वी की पपड़ी के अंश हैं, लेकिन मुख्यतः पूछा है कौन है, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों है ये ऑक्सीजन, और दूसरे नंबर पे है दोस्तों सिलिकॉन। तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑक्सीजन कितना परसेंट है? लगभग 46% ऑक्सीजन है पृथ्वी की पपड़ी पर, और जो है आपका सिलिकॉन जो है ये 27% के आसपास है। इसके अलावा दोस्तों एल्युमिनियम भी है, आयरन भी है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? अबुल फजल, मियाँ तानसेन, राजा बीरबल या राजा टोडरमल? दोस्तों ये जो सारे नाम हैं, अबुल फजल तो एक लेखक थे, क्या थे? लेखक थे, और इन्होंने अकबरनामा लिखा था। राजा बीरबल इनके मुख्य सलाहकार थे, और मियाँ तानसेन जो थे ये जो है एक संगीतज्ञ थे। तो तानसेन जो है अकबर के दरबार के संगीतज्ञ थे, संगीतकार थे। राजा टोडरमल की बात करें तो राजा टोडरमल अर्थशास्त्री कह सकते हैं इनको, और इन्होंने जो है भूमि माप का जो व्यवस्था था, ठीक है, उसका शुरुआत इन्होंने किया था कि भूमि को माप करके उसके अनुसार जो है टैक्स वसूला जाए। तो ये राजा टोडरमल का देन था। मियाँ तानसेन जो थे वो संगीतज्ञ थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता क्या है? न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है? तो दोस्तों 24 वर्ष, 22 वर्ष, 20 वर्ष या 18 वर्ष। तो वयस्क मताधिकार है आपका, तो 18 वर्ष में आप वयस्क हो जाते हैं, इसलिए 18 साल है। इस प्रश्न का उत्तर तो सभी जानते होंगे दोस्तों, लेकिन एक बात और है, जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद कई सालों तक दोस्तों जो न्यूनतम आयु थी 21 वर्ष थी, यानी 21 वर्ष का होने के बाद ही आप वोट दे सकते थे। लेकिन दोस्तों 1988 के बाद से 1988 में एक अधिनियम जो है संशोधन अधिनियम पारित हुआ, 61वां संशोधन अधिनियम दोस्तों इसको बोलते हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जो वोट देने की जो न्यूनतम पात्रता उम्र थी उसको 21 से कम करके 18 कर दी गई। तो दोस्तों वो था 61वां संविधान संशोधन 1988 में किया गया। 1988 के बाद से दोस्तों आप 18 साल से ही वोट देने के काबिल हो गए। तो ये बातें हैं, 61वां संविधान संशोधन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी 18 साल न्यूनतम पात्रता उम्र है वोट देने की, ये तो आप जानते ही होंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। अगला प्रश्न है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो किस स्मारक से किया था दोस्तों? हुमायूं के मकबरे से, महाबोधि मंदिर समूह से, कुतुब मीनार से या लाल किला से? तो देखिए दोस्तों महाबोधि मंदिर लिखा है, ठीक है, तो गौतम बुद्ध का संबंध बोधि मंदिर से ही था, तो सी है ऑप्शन सही है। ये कहाँ पे है दोस्तों? महाबोधि मंदिर के जो समूह है दोस्तों ये बोध गया में है। कहाँ है? बोध गया बिहार में। यहीं से इन्होंने अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। लेकिन दोस्तों अगर पूछा जाए तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ जो बनारस के निकट है, सारनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और जान लेते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का क्या नाम था बचपन का? सिद्धार्थ नाम था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और जनजाति को कितनी सीटें आरक्षित है, कम से कम ये पता होना चाहिए। तो अनुसूचित जाति की अगर बात करें दोस्तों तो इनके लिए 84 सीटें आरक्षित है, और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इनके लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। और दोनों के लिए पूछा है तो दोनों अगर जोड़ दें तो 7 4 11 का 1 हासिल 1 8 1 9 1 10 3 13 यानी 131 सीटें। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए दोस्तों कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 131 सीटें आरक्षित हैं। कहाँ? लोकसभा में। ये लोकसभा की बात हो रही है, इसे ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो अलाई दरवाज़ा हुमायूं का मकबरा में है? नहीं। महाबोधि मंदिर समूह में? नहीं। लाल किला में है? नहीं। कुतुब मीनार में? हाँ। तो अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में दोस्तों? तो ये है कुतुब मीनार में। कुतुब मीनार में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। किसने कराया था? अलाउद्दीन। देखिए इसका नाम भी है अलाई दरवाज़ा। अलाउद्दीन, अल्लाह अल से नाम शुरू हो रहा है अलाउद्दीन का, अलाई दरवाज़ा भी अल से नाम शुरू हो रहा है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। अलाउद्दीन ने ही अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था बल्कि कहिए। तो ये ऑप्शन सही है। कब करवाया था? 1311 में। इतना डेट किसी को याद नहीं रहता, लेकिन आप 1311 ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, कोंकणी की शासकीय भाषा क्या है? कोंकणी किसकी शासकीय भाषा कहाँ की? मतलब चंडीगढ़ की है या दादर और नागर हवेली की है, दमन और दीव की है या दिल्ली की है? तो दोस्तों कोंकणी की बात करें शासकीय भाषा अगर है कहीं की तो ये है दमन और दीव की। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, दमन और दीव की यह शासकीय भाषा है। कोंकणी को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था दोस्तों?
1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी को, मणिपुरी को तथा नेपाली भाषा को, 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इनको 71वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कब जोड़ा गया था? 1992, संशोधन नियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 30 मिनट हो गया दोस्तों, और अगला पार्ट शुरू करने से पहले देखिए अगले प्रश्नों को हम अगले पार्ट में लेकर के आएंगे दोस्तों, क्योंकि आधे घंटे हो गए हैं। और जब वीडियो थोड़ा सा मीडियम क्वालिटी का रहता है तो इसको अपलोड करने में हमें आसानी भी होती है, और शायद आपको देखने में भी ज़्यादा ऊबन ना महसूस होती हो। तो हम 30 मिनट का ही वीडियो लगभग अपलोड करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर से इसके आगे के जो प्रश्न हैं उसको हम आगे देखते चलेंगे, और इसी तरह से इसका डीप में जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम डीप में इसका व्याख्या करते चलेंगे, गहराई से व्याख्या करेंगे। जहाँ ज़रूरत होगी उसका वहाँ आपको हिंट देते चलेंगे कि ये प्रश्न कभी आया है कि नहीं आया है, कितनी बार आया है, ये सब भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे, इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो दोस्तों आप अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए और वीडियो को देखिए, इसका लाभ लीजिए। और मुझे उम्मीद है कि जो ये हमारी सीरीज चल रही है, अगर आप इसको लगातार बराबर देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में 100% आपको जो है सहायता मिलेगी, और आपके जो उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, आप ये कह सकते हैं। तो आपको आज के लिए तो बस इतना ही, यही मैं कहूँगा कि आप तैयारी जारी रखें, और आपसे निवेदन है दोस्तों, कृपया वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो भी लोग न देख पा रहे हों, वंचित हैं, वहाँ तक इसको पहुँचाने का प्रयास करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।